वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। इससे पहले हमने जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया वाला, वो सारे सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है जो ये सिद्धांत है वो आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है। आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। और पूछ लिया जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान में रखना है किसने दिया, तो ब्रूनर ने दिया है। ब्रूनर। और जो ये सिद्धांत पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय में ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वह सामाजिकता को लिए भी है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ब्रूनर 1915 से 2016 ये क्या थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और जो ब्रूनर का पूरा नाम क्या है तो आपको ध्यान में रखना है जेरोम ब्रूनर। और ये कहाँ के थे, तो अमेरिकन थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले बात आती है इनके जो सिद्धांत में मुख्य रूप से जो पूछा जाता है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को किन स्तरों में बांटा, तो आपको ध्यान में रखना है 3 स्तर में इन्होंने बांटा था। इनका जो सिद्धांत के उनके अन्य नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एक नाम तो हो गया अपना संरचनावादी अधिगम सिद्धांत, संज्ञानवादी, संरचनावादी। एक आता है निर्मितवादी। एक नाम और आता है अन्वेषण। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है इनके साथ ही। और बात करें जो ब्रूनर का मानना था, उनका कहना था यदि कक्षा में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बालक के जीवन में क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी होना चाहिए, साथ ही उपयोगी होने के साथ साथ वह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में भी काम आना चाहिए। इसके साथ वो बात करते हैं जो ज्ञान दे रहे हैं वह आनंददायक भी होना चाहिए। ये तीनों बात आपको ध्यान में रखनी है। जो भी ज्ञान दे रहे हैं वह कक्ष में आपस में क्या होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए। चारों पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले जो ज्ञान दिया जा रहा है वह उपयोगी होने के साथ साथ उसके दैनिक जीवन में भी उपयोगी होना चाहिए। और जो ज्ञान दिया जा रहा है वह आनंददायक होना चाहिए। और जो ज्ञान दे रहे हैं सहसंबंध होना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी ज्ञान दिया जाता है वो बालक आपस में जोड़ते हुए क्या करता है, उसका निर्मित करता है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम आगे देखें इनकी जो प्रश्न बनने की संभावना है। इन तीनों सिद्धांत का क्रम पूछ लेता है। क्रियात्मक अवस्था कौन से आयु वर्ष में पूछा जाता है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, संकेतात्मक अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। इनका कौन सा आयु सीमा है इसको भी ध्यान में रखना है। हम आगे देखते हैं इन तीनों स्टेज के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला आता है सक्रियता विधि या फिर क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव। आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना ही है साइकोलॉजी में। इनएक्टिव मोड, तो आपको ध्यान रखना है इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव क्रियात्मक अवस्था या फिर सक्रियता अवस्था, ये कौन सी है, तो जन्म से 18 माह। कहीं कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा जन्म से 1.5 वर्ष भी कह सकते हैं, कई जगह सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म से लगाकर 1.5 वर्ष की अवस्था किस में आएगी, तो इनएक्टिव मोड में, सक्रियता अवस्था या फिर क्रियात्मक अवस्था। फिर बात आती है इस विधि में शिशु अपने अनुभूतियों शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता। भूख लगने पर रोना, जैसे छोटा बच्चा है जन्म से 1.5 वर्ष में, तो उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोता है, हाथ पैर हिलाता है। इन क्रियाओं के माध्यम से बाह्य वातावरण से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। उदाहरण देखते हैं, यदि आप किसी बच्चे को कोई खिलाना देता है तो वह उसके साथ विभिन्न प्रकार की क्रिया करके देखता है। उसको मुंह में डालता है, उसको घुमा कर देखता है। ये सारी जो क्रिया है वो स्वयं करके देखता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक अवस्थाएं। और किसी क्रिया के माध्यम से करता है, इसीलिए इसे क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इनएक्टिव मोड, जन्म से लगाकर 1.5 वर्ष। फिर बात आती है दूसरी अवस्था है जिसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दृश्य प्रतिमा अवस्था। ये सारे हिंदी वर्ड है, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखें। यदि आप इंग्लिश वर्ड याद करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आइकोनिक मोड, और ये कौन सी होती है, तो 18 माह से 7 वर्ष। कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी आपको 1.5 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था में कौन से वर्ष होगा, तो 1.5 वर्ष से 7 वर्ष, तीनों आपको ध्यान में रखना है। जन्म से 1.5 वर्ष, 1.5 से 7 और 7 से आगे हो जाएगी सांकेतिक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था में क्या होगा, बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं जैसे टफनेस फाउंटेन बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतिकर्षण के माध्यम से सीखता है। यदि इस आयु के बच्चों को वस्तु को याद करने के लिए उस वस्तु का चित्र दिखाना पड़ता है, जैसे पतंग है, सेब है, जहाज है, किसी भी चीज़ को बता रहे हैं, जैसे चित्र के माध्यम से उसके दिमाग में या मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है कि यह गाय है, वो हो गई प्रतिबिंब। यदि एक बार हमने उसको गाय बता दी,
उसके बाद हमने गाएगा तो उसके दिमाग में एक प्रतिबिंब बन जाएगा और वह सीख लेगा। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? 1.5 से 7 वर्ष की अवस्था में सभी वस्तुओं को वो चित्रात्मक रूप से देखना पसंद करता है या फिर उससे जोड़ते हुए सीखता है। फिर बात आती है तीसरा, सांकेतिक विधि या फिर सांकेतिक अवस्था, इसे कहते हैं सिंबॉलिक मोड। तो ये कहाँ से हो जाएगी? 7 वर्ष से आगे की। इसमें क्या होगा? अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभव को शब्दों में, प्रारंभ में शब्दों में वह व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन 7 वर्ष के आगे यदि उसे भूख लग रही है तो वह शब्दों में व्यक्त कर पाएगा, मुझे भूख लग रही है। तो ये क्या हो गई? सांकेतिक। संकेत किसके माध्यम से हो रहे हैं? तो शब्दों के माध्यम से हो रहे हैं। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करते हुए योग्यता का विकास करता है। उदाहरण, बच्चा अगर कहा जाए शेर तो वह उसका चित्र अपने मस्तिष्क में देखकर उसे अनुभव कर उससे संबंधित विचारों का ग्रहण करने लगता है। इसमें छात्रों को व्याख्यान करने की आसानी से सिखाया जा सकता है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले आता है सक्रियता विधि और क्रियात्मक विधि, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। आपको एटलीस्ट ये जो वर्ष है वो तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए। जन्म से 1.5 वर्ष और 1.5 से 7 वर्ष, 7 वर्ष के आगे हो जाएगी सांकेतिक अवस्था। इसमें क्या करेगा बालक? शब्दहीन क्रियाओं के माध्यम से अपनी विचारों को वातावरण से जोड़ता हुआ सीखेगा। प्रतिबिंबात्मक अवस्था किसी चित्र या किसी से संबंध जोड़ते हुए सीखेगा। सांकेतिक में क्या करेगा? वह शब्दों के माध्यम से व्यक्त करेगा। जो सिद्धांत ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो शिक्षा में किस प्रकार उपयोगी, हम इनको पॉइंट वाइज देखते हैं। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, यानी कि जो सारी अवस्थाएं हैं अवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि छोटे बालकों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, बड़ों को किस प्रकार। तो ये ब्रूनर के सिद्धांत से प्रभावित है। ब्रूनर की मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों में प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में मानसिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इनकी अन्वेषण विधि छात्रों की समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ब्रूनर ने संप्रत्य समझने पर बल दिया है, अतः शिक्षक को उस विषय को ठीक से समझना चाहिए जिसका ज्ञान छात्र पर्यावरण को समझकर उसके उपयोग कर सकता है। उन्होंने वर्तमान अनुभव को पूर्व ज्ञान व अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। इससे छात्रों के ज्ञान में संबंध स्थायी बनाया जा सकता है। एक्सपीरियंस को जोड़ना जरूरी हो गया है एजुकेशन में। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधित कर बालक के बौद्धिक विकास में भी सहायक है। ये सारी जो थी शिक्षा में इनका उपयोग थे, इनको हमने डिटेल से देख लिया है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं फ्री हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर इसको पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधे जा सकते हैं vistrati.com पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पर आप पूरा इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। और यदि आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स है, मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए विस्तृति ऐप एजुकेशन, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच।